आद्यांत्रा की शब्दोत्सव की चौथी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति सुबोध, आद्यांत्रा की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर। ये शब्दोत्सव हमारा चौथा प्रयास है। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी हम इसको कहते हैं। ये लास्ट ईयर हमने दिसंबर से स्टार्ट किया। इसका पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था और दूसरा इसी साल मई में दिल्ली में, तीसरा बैंगलोर में हुआ सितंबर में और ये चौथा। हमारा प्रयास ये है कि अलग अलग जगह हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स या शब्दोत्सव को ऑर्गेनाइज करें ताकि अलग अलग राइटर्स, पोएट्स, लिटरेरी एक्सपर्ट्स से का काम जानने का मौका मिले। ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आगे की गतिविधियों के लिए मैं डॉक्टर माधुरी सुबोध को निमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि आद्यांत्रा की को फाउंडर हैं और आद्यांत्रा की लिटरेरी और थिएटर एक्टिविटीज को लीड करती हैं। डॉक्टर माधुरी सुबोध। सभा में आए हुए आप सब सुधी जनों का स्वागत है। आद्यांत्रा के शब्दोत्सव में विभिन्न देशों में जो लेखक हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य में या हिंदी संस्कृति नाटकों में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर ला पाएं और लोगों से उनका संवाद स्थापित कर पाएं। आद्यांत्रा भी उसी धरातल पर अपनी वर्चुअल बैठक हर महीने के दूसरे शनिवार को करता है और हम भी ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें अलग अलग महाद्वीपों के लेखक या विद्वज्जन जुड़ते हैं और कभी नहीं मिले लेकिन एक दूसरे से परिचित हैं। ये सिलसिला आद्यांत्रा ने शुरू किया था कोविड के दिनों में, जब हम लोग इस ढंग की बैठकें नहीं कर पाते थे। तब यही हुआ कि ऑनलाइन हम सबको जोड़ सके। जब कोविड चला गया तब हमने चाहा कि उसको डिसकंटिन्यू करें, लेकिन लोगों ने करने नहीं दिया। बाहर के लोगों से भी संवाद होता रहे और आज की बैठक, जैसे कि स्वाति ने कहा, इस सिलसिले में चौथी बैठक हमारी कही जा सकती है। और इसमें भी सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, बेंगलुरु में हमने इससे पहले शब्दोत्सव किया था। सुशील कुमार निर्झर हमारे बीच सपत्नीक बेंगलोर से यहाँ उपस्थित हैं। सेवानिवृत्त वायु सैनिक और अब बैंक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं आना चाहूँगा। उसी तरह से कोलकाता से साहित्य मनीषी मार्तंड जी, काव्य मार्तंड उपनाम से लिखते हैं, वो भी थोड़ी देर में यहाँ हमारे बीच आएंगे। वो कोलकाता, लखनऊ की यात्रा करते हुए दिल्ली पधारे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में सुषमा जी से मिलने का सम्मोहन तो निश्चित रूप से था। और नाट्यालोचकों में हर्षवाला हमारे साथ उपस्थित हैं, जो शोधकर्ता भी हैं, शोधकर्मी हैं और हिंदी कविता के साथ साथ, कहानियों के साथ साथ लिखती भी हैं और नाट्य समीक्षक के रूप में भी है। आजकल भी किसी बहुत गंभीर प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद वो यहाँ आई हैं, समय निकाला है, इसके लिए आभार। तेनालीरामा नाटक छप चुका है, आप लोगों के हाथ
किया जाएगा इसी गोष्ठी के समापन से पहले, उसके अंश पाठ के लिए हमने तो अभिनेताओं को आमंत्रित किया है और मैं स्वाति सुबोध से कहना चाहूंगी कि वो इसकी घोषणा खुद करें। धन्यवाद। उससे पहले मैं निमंत्रित करना चाहूंगी इस किताब या इस नाटक के लोकार्पण के लिए डॉक्टर कुंवर सिंह मार्तंड, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी कृपया यहाँ आए थे, सुश्री सुषमा मल्होत्रा जी, डॉक्टर हर्ष पालक, श्री मुकेश शाह, श्री मानव सुबोध, श्री सुशील कुमार निर्जर, सुश्री काजल सूरी जी और श्री नीलेश दीपक जी। विजयनगर सभागार, समय दिन का दूसरा पहर। राजा तेनालीरामन और सभासद बातचीत करते हुए अचानक ठहरा। कहो कैसी रही तेनालीरामन? महाराज के सम्मुख बेचारे तेनाली भाला क्या कह सकता है? मैंने तुम्हें मृत्युदंड दिया था, कैसे बचे तुम? बतलाया नहीं रामलिंगम तेनाली? हुजूर, मुझ बेकसूर को दंड मिला था, किस्मत ने बचा लिया। खुलकर विस्तार से बताओ। मैंने सुना था महाराज कृष्णदेव राय बहुत गुणी और विद्वान व्यक्ति है। प्रशंसा सुनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा हुई। उन्हीं दिनों राजगुरु ताताचारी हमारे गांव में पधारे। उनसे निवेदन किया कि मुझे महाराज के दर्शन करवा दें, शेष मैं संभाल लूंगा। राजगुरु ने तो ऐसी किसी बात का कभी जिक्र नहीं किया। वही तो, चतुर और बुद्धिमान ठहरे। मैंने खूब सेवा की। उन्होंने वादा किया कि महाराज से मेरी भेंट जरूर करवा देंगे। मुझे लगा कि मौका देखकर राजा से जिक्र करेंगे और मुझे विजयनगर बुला लेंगे। मैं उनके बुलावे की प्रतीक्षा करता रहा। लगता है वो विजयनगर आते ही सब बातें भूल गए। किंतु तुम तो विजयनगर पहुंच गए, क्या तुम बुलाए? कई महीने बीत जाने पर भी जब राजगुरु का संदेश नहीं आया तो अपना घर बेचकर, सामान दूसरों में बांटकर, माँ, पत्नी और बालक को साथ लेकर मैं विजयनगर पहुंच गया। राजगुरु से मिला तो उन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया। मैं इस आदमी से कभी नहीं मिला, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल करो। ब्रैकेट महाराज की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा। मैं सुन रहा हूँ। संभवतः वो मुझसे डर गए। उन्हें डर लगा था कि मैं उनसे अधिक लोकप्रिय और राजप्रिय हो जाऊंगा। उनकी राज सेवकाई खतरे में पड़ जाएगी। क्या उन्होंने राजा को इतना मूर्ख समझ लिया था? मैं एक साधारण व्यक्ति और राजगृह में भेज न कर पाऊंगा। अपनी अपनी सोच है महाराज। धूर्त व्यक्ति जानता है कि मूर्ख कौन है, किंतु दिखाता नहीं। राजगुरु सब जानते थे। वे जानते थे कि मूर्ख दो ही होते हैं, एक वो राजा जो बिना योग्यता के ही शासन करता है, वो तो है नहीं। दूसरा दरबारी ब्राह्मण जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। आगे कहो तेनालीरामन। मुझे पता चला कि वो सुबह सवेरे तुंगभद्रा नदी में स्नान करने जाते, सो पहुंच गया उनसे पहले। कपड़े उतारकर जब वो नदी में उतरे, मैंने उनके वस्त्राभूषण छिपा लिए। राजगुरु बहुत परेशान, विनती करते रहे। मैंने इस शर्त पर उनके कपड़े लौटाए कि वे मुझे अपने कंधों पर चढ़ाकर नगर तक ले जाएंगे। हम मरता क्या न करता, कपड़े मेरे पास थे, सो उन्हें मेरी बात माननी ही थी। ये कैसे घृत क्षत्र थी? इतने विद्वान आचार्य से ऐसा काम करवाने में तुम्हें लाज नहीं आई? महाराज, उन्होंने भी तो मुझ निरीह बेचारे व्यक्ति से अपनी सेवा करवाई, राजा से मिलवाने का वचन दिया, एक झूठी उम्मीद जगाई।
इंतजार करवाया, फिर पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैंने तभी उन्हें सबक सिखाने की सोच ली थी। मैं दूर से देख रहा था, पसीने से लथपथ थके हारे राजगुरु एक अनजान व्यक्ति के कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। उन्हें घेरे हुए लोग ताली बजाकर साथ साथ चल रहे हैं और उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्ति की यह दुर्दशा देख मुझे बहुत क्रोध आया। सैनिकों को आदेश दिया कि जो कंधे पर चढ़ा हुआ है अच्छी तरह पिटाई करके मेरे पास ले आओ। लोगों की हंसी और शोरगुल सुनकर आपने महल की खिड़की से झांका, फिर देखा संकेत करके सैनिकों को कुछ कह रहे हैं। मैंने भाप लिया कि आपने सैनिकों को क्या आदेश दिया है। तुरंत छलांग लगाकर राजगुरु के पैर पकड़ लिए। राजगुरु, मुझसे भूल हो गई, आपका अपमान किया, बहुत बुरा किया। अब तो प्रायश्चित करना होगा। आपको कंधे पर चढ़ाकर मैं महल तक पहुंचाऊंगा। इतने में राज सैनिक आ गए। मेरे कंधों पर विराजमान राजगुरु को नीचे उतारकर उनकी खूब धुनाई की। फिर बोले, राजा का आदेश है, कंधे पर चढ़े व्यक्ति को मेरे पास लाओ। फिर राजगुरु और मैं दोनों आपके सामने थे। तेनाली, तुम सचमुच बहुत घोर हो। राजगुरु के कंधों पर चढ़कर उनका अपमान भी किया और उनकी विदाई भी करवाई। तुम्हें दंड देना तो बनता था और मैंने तुरंत घोषणा की। ऐसे घोर अपराधी के लिए तेनाली को मृत्यु दंड दिया जाता है। सैनिक, तलवार से इसका सिर काटकर खून से लथपथ तलवार प्रमाण के तौर पर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। महाराज 10-10 स्वर्ण मुद्राएं मैंने सैनिकों को देकर जीवन दान ले लिया। उन्होंने बकरा काटकर खून सनी तलवार आपको दिखा दी। वो भी खुश, आप भी खुश और मेरे प्राण भी बच गए। मैं नगद छोड़कर नहीं गया, अपने ही घर में छिप गया। मैं जितना समृद्ध और उदार हूँ उतना ही क्रोधी भी। अचानक क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी गलतियों पर दंड दे बैठता हूँ, बाद में बुरा लगता है। मन से बुरा नहीं हूँ तेनालीरामन, पर क्रोधी स्वभाव से लाचार हूँ। मैं समझता हूँ महाराज। मेरी माँ और पत्नी छोटे बच्चे के साथ जब आपके पास आई तो उनके भरण पोषण के लिए 10-10 स्वर्ण मुद्राएं भी तो आपने ही दी। मुझे याद है। फिर एक दिन सुना कि तुम्हारा प्रेत ब्रह्म राक्षस बनकर मुझे सताने आ गया है। रानियां डर गई, पूजा पाठ भी करवाया, किंतु ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब मैंने नगर में घोषणा करवाई कि जो ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। एक बूढ़ा आपके पास आया, हाँ, बोला मैं ब्रह्म राक्षस की प्रेत छाया से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। हाँ, आपको लगेगा जैसे तेनाली मरा ही नहीं। यह संभव लगा। भला मृत व्यक्ति को कोई जीवित कैसे कर सकता है? ऐसा संभव हुआ तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। सब अविश्वसनीय लग रहा था। आपके सभासदों को भी यही लग रहा था। तब मैंने अपनी दाढ़ी कटवाई, बाल हटाए, अपने रूप में आकर आपके सामने प्रकट हो गया और अपने वचन की सारी कथा आपको सुना डाली। मुझे अपने सैनिकों पर क्रोध आया। कभी लगा कि मेरे लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, पर सच्चाई तो यही है ना। ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाने और तेनाली को जीवित करने के लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, किंतु तुम्हारी मृत्यु पर जो सहायता राशि 10-10 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे माँ और पत्नी को दी थी वो वापस लेनी पड़े, अन्यथा ये कोष पाल मेरा जीना दुभर कर देता। अच्छा हुआ तुम जीवित थे, अन्यथा अपराध बोझ से मैं मर जाता। दरबार में तुम्हारा स्वागत है तेनाली। तुम मेरी दरबार का शोभा बढ़ाओगे, विदूषक बनकर लोगों का मनोरंजन करोगे, मुझे सलाह देते रहोगे। तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। राजा, आज तक आपकी गुण ग्राहकता की चर्चा ही सुनी थी, अब साक्षात देख भी लिया। आपकी सेवा करके मैं भी स्वयं को धन्य अनुभव करूंगा। महाराज कृष्णदेव राय की जय हो। महाराज कृष्णदेव राय की जय हो। धीरे धीरे अंधकार होता है। धन्यवाद। कि जो कनेक्शन की हम जब बात करते हैं कि एक ऑडियंस और जो हम लोग अभिनेता और ऑडियंस का कनेक्शन बहुत जरूरी है, वो कनेक्शन बिल्कुल यहाँ बन रहा था। बहुत खूबसूरत और जो आप रन करनी है, जाने माने रन करनी है और जो उतार चढ़ाव, वाकई बहुत मजा आया और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा अगला मैं प्रोफेसर हर्षपाल शर्मा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने वक्तव्य के लिए आएगी।
मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगी आद्यांतरा का, जिन्होंने शब्दोत्सव में मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया। और आज मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ माधुरी सुबोध जी के नाटक तेनाली रामन पर। माधुरी सुबोध जी का ये नया नाटक तेनाली रामन आज लोकार्पित हुआ। इस नाटक को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा, क्योंकि लगभग मैं माधुरी सुबोध जी के सभी नाटकों को पढ़ चुकी हूँ, देखा भी है, मुझे लगा कि वो अपना जॉनर थोड़ा सा चेंज कर रही हैं और एक खास जो गंभीरता का और स्त्रियों को लेकर जिस तरह से उन्होंने नाटक लिखे हैं उससे निकलकर वो एक दूसरे जॉनर में प्रवेश करती हैं। लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के समय में जिस सबसे जरूरी चीज की जरूरत है वो है व्यंग्य, विट और ह्यूमर। मुझे लगता है कि ये नाटक इन तीनों चीजों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। वही व्यंग्य, वही विट और वही ह्यूमर जिस अंदाज में हमारे सामने आकर खड़ा होता है उसमें लगता है कि जो बातें शायद गंभीरता के आवरण में नहीं कही जा सकती उसको एक दूसरा चोला पहनाया जाना चाहिए, और वो चोला हो सकता है विट और ह्यूमर का। सबसे पहले माधुरी सुबोध जी को साधुवाद कि उन्होंने इस जॉनर में उतरकर उन गंभीर बातों को बहुत सरल अंदाज में कह दिया जिन्हें कहने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है, लेकिन तब भी शायद वो बातें कही नहीं जा सकती। और इसके लिए उन्होंने माध्यम बनाया तेनाली रामन को। तेनाली रामन जो कि राज विदूषक थे, अगर आज की शब्दावली में कहूं, और क्योंकि यहाँ पर कुछ एक छात्र भी बैठे हैं, विद्यार्थी भी बैठे हैं, तो आज की शब्दावली में कहूं तो एक हंसोड़ या एक तरह से कॉमेडियन, अगर आज की शब्दावली में कहूं, स्टैंड अप कॉमेडियंस का नाम आपने सुना होगा। तेनाली रामन के समय में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं थी, लेकिन सधी हुई गंभीरता थी। और कैसे उस व्यंग्य के अंदाज में उस सधी हुई गंभीरता को रखा जा सकता था, ये उस समय का राजतंत्र आज के प्रजातंत्र को दिशा दिखा सकता है। और मुझे लगता है इस नाटक में वो सारे बिंदु मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राजतंत्र भी प्रजातंत्र की पृष्ठभूमि में खड़ा हुआ था, और वो राजतंत्र भी स्पेस देता था कि प्रजातंत्र को कैसे कार्य करना चाहिए। मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात रखूंगी। अपनी वाक चतुराई के लिए तेनाली बहुत प्रसिद्ध थे। हम सब जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम रामलिंग था। अपने मामा के गांव तेनाली में वो पले और बड़े, और इसीलिए उनका नाम तेनाली रामन पड़ गया। ये कुछ कुछ उसी तरह का इसे पढ़ते हुए मुझे लगा कि जब कोई बहू पहली बार किसी जगह पर विवाह के बाद जाती है तो वो कभी दिल्ली वाली बहू हो जाती है, तो कभी गुजरात वाली बहू हो जाती है, तो कभी बिहार वाली बहू हो जाती है। तेनाली के साथ यही हुआ, और तेनाली का नाम रामलिंग से तेनाली रामा हो गया। और तेनाली रामन इसलिए हुआ क्योंकि जब हम दक्षिण में जाते हैं तो राम ना कहकर रामन कहा जाता है, तो तेनाली रामन हो गए। माँ उन्हें बहुत प्यार से राम कहकर बुलाती थी। इस बात का जो जिक्र है वो आप भूमिका में देख सकते हैं। तेनाली अपनी चतुराई और अपनी चालाकी से भरी जबान के लिए दंड मिलने की स्थिति से भी गुजरता है, पर साथ ही अपनी बातों से राजा को सीख भी दे सकता है। आज भी ढूंढे तो ऐसे मंत्री की तलाश हर राजा को होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय वो राज विदूषक रहे होंगे, सच कहूं तो मुझे लगता है कि आज के समय के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास उस समय लिखा जा रहा था। कैसा रहा होगा वो समय जब जरा से क्रोध में राजा किसी की भी हत्या का आदेश दे सकता है। अभी आप सुन रहे थे नीलेश जी को, जहां पर आपने ये सुना कि राजा बहुत क्रोध में आता है और कहता है कि इसका सर उड़ा दिया जाए और उसे फांसी दे दी जाए। जरा से क्रोध में किसी की हत्या का आदेश दे सकता है, और यदि सहज हो तो गंभीर से गंभीर टिप्पणी को भी बहुत सरलता से स्वीकार कर सकता है। पुराने राजाओं के दरबार में ऐसे मंत्री दरबारी रहा करते थे जो उन्हें सलाह दिया करते थे और चेतावनी भी देते थे। हम सब ने पढ़ा है, अली करी सो बिंदे हो आगे कौन हवाल। ये बात कह रहा है दरबारी कवि, ये बात कह रहा है दरबारी विदूषक, और राजा इस बात को सुन भी रहा है और गुन भी रहा है। जरा ध्यान से देखिए, प्रजातंत्र के कितने राजाओं में वो ताकत है जो किसी मंत्री की बात को इतनी सरलता से और सहजता से सुन सके। तो माधुरी सुबोध जी को साधुवाद कि वो एक ऐसे विदूषक को हमारे सामने लाई जो प्रजातंत्र को भी एक रास्ता दिखा सकता है। ऐसी चेतावनी की आज लोकतांत्रिक समाज में संभव है। और जब मैं आज कह रही हूं तो आज का मतलब 2025 के रूप में नाप लिया जाए। आज का मतलब पिछले 50 वर्षों में लिया जाए, पिछले 70 वर्षों में लिया जाए, पिछले 100 वर्षों में लिया जाए, उस पूरे वर्तमान से लिया जाए जहां राजा के सामने कुछ कह पाना
ये आसान नहीं था किसी भी मंत्री के लिए और विदूषक के लिए, तो ये असंभव ही मान लीजिए। तो ऐसी ही कई युक्तियों को तेनालीराम इस नाटक में प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, राजा का दरबार है और वहां पर तेनालीराम कहते हैं, बहुत गंभीर बात है, धूर्त व्यक्ति जानता है कि मूर्ख कौन है किंतु दिखाता नहीं है। धूर्त व्यक्ति जानता है कि मूर्ख कौन है किंतु दिखाता नहीं है। राजगुरु सब जानते थे कि मूर्ख दो ही होते हैं। मूर्ख दो ही होते हैं, पहला वो राजा जो बिना योग्यता के ही शासन करता है और बिना रुके तेनाली कहते हैं आप वो है नहीं। अब सोचिए राजा के लिए कितनी विकट स्थिति है, स्वीकार करे तो मुश्किल और अस्वीकार करे तो मुश्किल। राजा हूं हां करके रह जाता है। पर क्या आज भी, और मैं फिर कह रही हूं कि आज का सिर्फ आज नहीं, आज का एक लंबा वर्तमान लीजिए, क्या आज भी प्रजातंत्र में संभव है कि राजा के सामने खड़े होकर कहा जा सके कि एक वो राजा जो योग्य नहीं होता लेकिन फिर भी शासन कर रहा है, आप वो हैं या आप वो है नहीं, ये दोनों ही बातें संभव नहीं है। तेनालीराम जिस शासन काल में था, उस शासन काल में कृष्णदेव राय एक क्रोधी शासक भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो ये बात कहते हैं, अच्छा हुआ तेनाली तुम बच गए, वरना मैं एक अपराध बोध से घिर जाता। मैं हैरान थी इस वाक्य को पढ़कर और कई बार पढ़ती रही। अपराध बोध से घिर जाता और वो भी राजा। राजा के लिए कमी है राजविदूषकों की, एक जाएगा तो अनंत मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं राजगुरु भी लगभग विदूषकीय भूमिका में ही हैं, अपनी पूरी चालाकी, चुनौती और बेईमानी के साथ। लेकिन मजेदार बात यह है कि नाटक में तेनाली भी अपनी ईमानदारी, धूर्तता और चालाकी को एक साथ लेकर चलता है। बताता है कि ईमानदार होना भी कभी कभी मूर्खता का पर्याय हो जाता है, तो थोड़ी सी चालाकी और चतुराई भी जब मिले तो बनता है ये नाटक जिसका नाम है तेनाली रामन। राजा द्वारा स्वीकार करना कि मैं कितना समृद्ध और उदार हूं पर क्रोधी भी हूं, मैं कितना समृद्ध और उदार हूं पर क्रोधी भी हूं। अचानक क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी गलतियों के लिए दंड दे बैठता हूं, बाद में बुरा लगता है, मन से बुरा नहीं हूं पर क्रोधी स्वभाव से लाचार हूं। ये एक राजा के लिए बहुत बड़ी सीख हो सकती है। इस राजा को जब देखा जाए तो ये नाटक ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चों के बीच खेला जा सकता है, कभी कभी लगता है किशोरों के लिए, लेकिन सही बताऊं तो हर उम्र के लिए और हर उम्र के व्यक्ति के सामने इसे खेला जाना चाहिए। इसे खेला जाना चाहिए उन गलियों, सड़कों, नुक्कड़ों और चौराहों पर जहां राजा को ये पता लगे कि राजा ये कह सकता है उदार हूं पर लाचार हूं अपने स्वभाव से, क्योंकि क्रोधी हूं, गलती कर बैठता हूं, लेकिन फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि इस नाटक का राजा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी उतना ही प्रतिश्रुत है। मैं इस पूरे नाटक को पढ़ते हुए इस राजा और इस तेनाली के द्वंद्व से गुजरती रही, जहां वो अनेक घटनाओं को बिल्कुल समसामयिक बना देते हैं और ऐसा लगता है कि ये राजा और तेनाली अगर हमारे सामने होते तो ये प्रजातंत्र का नया अध्याय लिख रहे होते, जहां तेनाली को भी उतनी ही छूट है कि वो राजविदूषक होकर सब कुछ कह सकता है और राजा का मन भी उस विदूषक के सामने ऐसे ही खुल जाता है कि तुम्हें दंड देता हूं तो बुरा लगता है और बड़ी खुशी होती है जब तुम लौट आते हो। हमें चलना पड़ेगा राजा की तरफ जो कि अंततः ईमानदार का साथ देता है। ऐसी घटनाएं अनेक जगह घटती हैं, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आधा आधा आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जब वो व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है तो अंततः राजा कहाँ स्वीकार कर पाता है कि उसके द्वारपाल खराब हो सकते हैं, लेकिन ये राजा स्वीकार करता है। माधुरी जी जब से लिख रही होंगी तो शायद ये चीजें उनके मन में जरूर चल रही होंगी, क्योंकि जब मैं इस नाटक को पहली बार पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि उन्होंने अपना जॉनर बदल दिया और वो गंभीर से एक अलग तरह के विट और ह्यूमर में चली गई। लेकिन जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि विट और ह्यूमर वो ताकत है जो कि अंततः उस गंभीरता के जॉनर को बचाए रखता है, लेकिन एक बिल्कुल दूसरे अंदाज में। तो अगर राजा सत्यनिष्ठ और ईमानदार है तो भ्रष्ट मंत्रियों का पतन हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस नाटक के भीतर पढ़ी जानी चाहिए। टू रीड इन बिटवीन द लाइन इस नाटक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रष्ट मंत्री अक्सर होते हैं लेकिन उनका पतन नहीं होता, वो फलते फूलते चले जाते हैं। मनु भंडारी जी ने एक नाटक लिखा था उजली नगरी चतुर राजा, और जब मैं उस नाटक को पढ़ रही थी, उस नाटक की समीक्षा कर रही थी, तो उस नाटक में अंत तक भी जो भ्रष्ट मंत्री हैं वो नष्ट नहीं हो पाते,
कारण कि राजा पलायन स्वीकार करता है लेकिन भ्रष्ट मंत्रियों पर कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। वहां समानांतर रूप से आप इस नाटक को देखिए तो राजा क्योंकि ईमानदार के साथ है और कहता भी है कि वाह तुमने जो नाटक खेला वो तो इस नाटक से भी बढ़िया नाटक था तेनाली, और उसके लिए उसे अलग से पुरस्कृत किया जाता है। ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि जिस समाज में ईमानदार जमा चतुर को स्वीकार किया जाने लगेगा उस समाज में भ्रष्टाचार को नष्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और चूंकि ये नाटक ये संदेश देता है तो इसलिए मैं उनको बधाई देती हूँ। इसी तरह की एक अन्य घटना है कि जिसमें एक वाक्य आता है, ब्राह्मण सबसे मूर्ख और व्यापारी सबसे सयाने होते हैं। हो सकता है कि ये वाक्य जो है वो किसी को परेशान भी कर सकता है, किसी को सुनने पर असहज भी लग सकता है, पर जरा पढ़कर देखिए और भीतर उतर कर देखिए। सयानापन क्या इज इक्वल टू कानियापन हो जाता है? क्या मूर्ख होना इज इक्वल टू अपने लालच के कारण मूर्ख बने रहना हो जाता है? तो यहाँ पर इस वाक्य को और गंभीरता से पढ़ा जा सकता है। व्यापारी सयाना होता है क्योंकि व्यापारी जानता है कि मेरा मुख्य कार्य है कि मुझे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। वो उसके लिए किसी सीमा तक भी जा सकता है क्योंकि अंततः उसका उद्देश्य धन कमाना है। और यहाँ पर भी व्यापारी 15,000 मुद्राएं भी कमा लेता है और अपनी चोटी भी कटने नहीं देता, उसे बचा लेता है। जबकि वही ब्राह्मण जो कि राज दरबारी है, यहाँ पर लेखक जो नाटककार है वो ये नहीं कह रही हैं कि कोई जाति विशेष पर टिप्पणी है। वो कह रही है ऐसा हर व्यक्ति जो केवल अपने लाभ के लिए पंडित बना घूमता है और पंडित बन के केवल लाभ लेने के लिए राजा के आगे नाक रगड़ता है, उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं होता। क्योंकि कुछ नहीं पता कि राजा कब क्रोध में उसकी गर्दन उड़ा दे, और हर कोई तेनाली तो नहीं होता जो गर्दन भी बचा ले और अंत में मुद्राएं भी ले जाए। ठीक इसी तरह की एक और घटना है जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल राजा पूछता है, और वो सवाल है राज्य की समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण या व्यक्ति कौन है। मैं आपको बहुत सारे जो है वो आपके सामने उदाहरण दे सकती हूँ, और आपसे पूछूं तो आप भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। ठीक ऐसे ही उस सभा में भी ये चर्चा चल रही है कि शायद सबसे महान या सबसे जरूरी कोई अगर व्यक्ति या वस्तु है राज्य के लिए तो वो है राजा। हमें से अधिकांश लोग सहमत भी हो सकते हैं कि राजा है तो राज्य है, पर तेनाली सहमत नहीं है और स्वयं राजा भी सहमत नहीं है। दूसरी बात कही जाती है आम जन, जो अक्सर कहा जाता है आम जन जो है वो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ भी ना राजा सहमत है और ना ही तेनाली। तीसरा उदाहरण आता है मंत्री, चौथा आता है सेनापति, पांचवा आता है ब्राह्मण, छठा आता है, सातवां आता है, और अंततः कौन जो है वो साबित होता है। इसके लिए नाटककार की चतुराई पर ध्यान देना चाहिए। नाटककार ने बहुत धैर्य से इस बात को स्थापित किया कि केवल परिश्रमी जनता ही नहीं, परिश्रमी जनता बहुत महत्वपूर्ण है किसी राज्य के लिए, लेकिन परिश्रमी जनता, साथ में अच्छा राजा, साथ में समझदार मंत्री, जब ये तीनों होते हैं तब किसी राज्य की प्रगति होती है, तब किसी समाज की प्रगति होती है। केवल जनता किसी समाज को नहीं बना सकती, केवल राजा किसी राज्य को नहीं बना सकता, केवल मंत्री अपनी महानता का दम्भ तो ले सकते हैं परंतु समाज को नहीं बना सकते। जब ये तीनों साथ खड़े होते हैं तब बनता है कोई बेहतर समाज। दो उदाहरण और लूंगी, बस बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, मेरा समय भी है तो मैं समय सीमा को बहुत ध्यान रखती हूँ और अनुशासन में ही बात करूंगी। तो दो ही उदाहरण और लूंगी। एक उदाहरण और है इस नाटक से, मस्तिष्क की खुजली। राजगुरु को मस्तिष्क की खुजली हो जाती है, और अक्सर जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, माफ कीजिएगा मैं स्वयं उसी वर्ग से हूँ और हम सब उसी वर्ग से आकर बैठे हैं, लेकिन मस्तिष्क की खुजली बड़ी सामान्य सी बात है और बड़े ह्यूमर में और बड़े हंसोड़ अंदाज में माधुरी जी उसे रखती हैं। राजा पूछता है कि मस्तिष्क की खुजली कैसे हो सकती है राजगुरु को, तो तेनाली कहता है जिसे किताब पढ़ने से मेरी आंखों में खुजली हो जाती है। तो वो कहते तुम्हें पढ़ते तो कभी देखा नहीं। तो ये इनका उत्तर है राजगुरु को सोचते हुए कब देखा है। क्या ही सुंदर वाक्य है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जब ये निकल कर आता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक सोचने या पढ़ने का दिखावा करता है तब होती है मस्तिष्क की खुजली।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये वो समाज है, प्रबुद्ध समाज, जिस पर ये व्यंग्य किया जा रहा है, जिस प्रबुद्ध समाज को देश की दशा सुधारने के लिए आगे आना चाहिए, वो केवल बड़ी बड़ी बातें करके एक तरफ बैठ जाता है। हम मंचों पर से चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब सचमुच सामने आना होता है और खड़े होना होता है सचमुच देश के लिए या फिर किसी एक बड़ी चुनौती के लिए, तो फिर भारत दुर्दशा में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, हम तो यहाँ पर यूं ही भाग लेने आए थे। और ये कह भी रहे होते हैं टेबल के नीचे से, टेबल नहीं, टेबल के नीचे से छिपे हुए कह रहे होते हैं, नहीं नहीं भाई, हम तो यहाँ पर केवल देखने आए थे, दर्शक मात्र हैं। सोचना होगा उस प्रबुद्ध समाज को जिस पर ये टिप्पणी की जा रही है कि हम केवल बोले नहीं, अगर बदलाव चाहते हैं तो स्वयं आगे आए, स्वयं बात करें, कुछ परिवर्तन के लिए प्रयास करें, अन्यथा कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुविवाह और प्रौढ़ विवाह पर भी ये नाटक टिप्पणी करता है। राजा भी यदि दूसरा विवाह करने जा रहा है, और सोच के देखिए ये वर्तमान के साथ इसका संबंध है, उस समय तो राजा अनेक विवाह करते थे, लेकिन ये माधुरी सुबोध जी का तेनाली है जो कि राजा को भी दूसरा विवाह नहीं करने देगा, और यदि राजा भी दूसरा विवाह करेगा तो वो राजा को भी परेशान कर देगा और सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप दूसरा विवाह सोच रहे हैं तो ये गलत है, अनुचित है। शायद मैं स्वयं को दोहरा रही हूँ, लेकिन राजा भी उतना ही उदार है जो ये स्वीकार भी करता है कि मुझसे ये गलती हो गई। आइए थोड़ा ढूंढे ऐसा राजा कहीं मिल जाए जो ये स्वीकारे कि मैं भी गलतियां करता हूँ। तेनाली बहुत चालाक है, सीधा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि चालाक आदमी का निर्वाह है, लेकिन चालाक का अर्थ धूर्तता नहीं होता। बहुत प्यार से कभी कभी राजा कह देते बड़े धूर्त हो तेनाली, लेकिन तेनाली धूर्त नहीं है, तेनाली चालाक है। तेनाली जानता है कि उसके बच्चे को आम खाना है तो आम कैसे पाया जाए, लेकिन वो ये भी जानता है कि जब राजा के साथ खड़े होना है तो कैसे खड़ा हुआ जाए। रानी के मूर्ख और निकम्मे भाई के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है, ये बात तेनालीरामन का तेनालीरामा प्रस्तुत करता है। हम सभी भाई भतीजावाद, परिवारवाद से गुजरते हैं और अक्सर बड़े पदों पर जाकर उन सबको जो हमारे अपने सो कॉल्ड होते हैं उन्हें लाने लगते हैं और जगह देने लगते हैं, लेकिन यहाँ रानी के उस मूर्ख भाई को ना आने दिया जाए, इसके लिए प्रयास केवल तेनाली ही नहीं कर रहा, इसके लिए प्रयास राजा भी कर रहा है। तो लगभग लो आप ये कि राजा का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। राजा बुद्धिमान होगा तो तेनाली जैसे लोग बचे रहेंगे, तेनाली जैसे लोग बचे रहेंगे तो रचनाएं होती रहेंगी, रचनाओं के भीतर से वो झांकते रहेंगे। और इस नाटक के भाषा इतनी सरल है, सारी नाटकीय युक्तियों का इतना सुंदर प्रयोग है। अंदर तेनाली जा रहा है और द्वारपाल कहता है कि ठीक है मैं पीठ घुमा लेता हूँ, और वो मुड़ जाता है, वो पीठ घुमा लेता है और तेनाली अंदर चला जाता है। इतनी सरलता से इसे मंच पर खेला जा सकता है, उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं। लगभग 11 मुख्य पात्रों से घिरा हुआ ये नाटक अपनी जगह के लिए भी बहुत ज्यादा जगहों की मांग नहीं करता, और एक तरह से प्रांगण, राज प्रांगण को तैयार कर दिया जाए तो उसी में अंधेरे और प्रकाश के माध्यम से इस नाटक को खेला जा सकता है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, आखिरी उदाहरण मैं लूंगी, इस पर बहुत देर बात की जा सकती है, पर आखिरी उदाहरण लूंगी। राजा किसी को फांसी पर चढ़ा रहा है, और फांसी पर इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि उसके चेहरे को मनहूस माना गया है, तो और उसका चेहरा जो देखता है उसे भोजन नहीं मिलता, और आज राजा ने भी उसका चेहरा देख लिया तो उसे भोजन नहीं मिला, और ये राजा को अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन तभी तेनाली को एक युक्ति सूझती है, और अंततः उन युक्तियों में से युक्तियां निकलते हुए जो व्यक्ति है, जब उसे कहा जाता है कोई आखिरी बात कहना चाहते हो तो कहो, तो वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं तो जो हूँ सो हूँ, राजा का चेहरा कितना मनहूस होगा जिसे देखकर मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। और कोई प्रजातंत्र का राजा होता तो चढ़ा देता फांसी पर, लेकिन ये वो राजा था जो उसे क्षमा कर देता है, फांसी खत्म हो जाती है, और इस बात के लिए तेनाली को भी जो है उसकी पीठ ठोकी जाती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है, और अंततः राजा एक ऐसे राजा के रूप में प्रमाणित होता है जैसे राजा की हम सबको इच्छा है। तो भरत वाक्य के साथ बात खत्म करूंगी।
ऐसे राजा मिले, ऐसे राजा बनते रहे, ऐसे राजा आते रहे, बचे रहे तेनाली, बचे रहे नाटक, बचे रहे नाटक करने वाले, बची रहे ये दुनिया।